इस कहानी को सैंटियागो मैनगिनी नाम के एक फेमस डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। ये कहानी एक मिस्टीरियस बॉक्स और एक लड़की एम्बर के ऊपर है। एम्बर एक बोर्डिंग हाउस में रहने आती है जहाँ पर वो मिस्टीरियस बॉक्स भी होता है और उसके आने के बाद उसके साथ बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है जिनके पीछे उस बॉक्स का हाथ है। इस बोर्डिंग हाउस में एम्बर के अलावा कई सारी आत्माएं भी रहती हैं। अब एम्बर इन सब चीजों से अपनी जान कैसे बचाती है ये आपको इस कहानी में पता चलेगा। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग नो वन गेट्स आउट अलाइव। तो कहानी की शुरुआत में हमें मेक्सिको के अंदर 1663 का सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी चीज को ढूंढने का मिशन चल रहा है। इस मिशन के इंचार्ज डॉक्टर आर्थर हैं। ये एक गड्ढे की खुदाई करते हैं जिसमें किसी चीज का कंकाल होता है। वहाँ से इनको एक बॉक्स भी मिलता है जिसके कई साल बाद हम एक लड़की को एक बोर्डिंग हाउस में देखते हैं। वो अपने रूम में बिल्कुल अकेली किसी से बात कर रही है, पर तभी वहाँ पर उसे किसी के पैरों के निशान बनते हुए दिखते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो उन पैरों के निशान का पीछा करने लगती है। उसी वक्त उसको एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखता है और तभी एक अनजान चीज उसको पकड़कर ले जाती है। शायद ये वही बॉक्स है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसके फौरन बाद हम एम्बर नाम की एक लड़की को कंटेनर में देखते हैं। एम्बर इलीगल तरीके से अमेरिका में काम करने आई है। एम्बर के पास यहाँ की कोई आईडी नहीं होती, जिसकी वजह से होटल वाले उसको निकाल देते हैं। एम्बर को एक जगह पर सिलाई का काम मिल जाता है। एक दिन ये दीवार पर लगा हुआ एक पोस्टर देखती है जहाँ कम पैसों में रहने के लिए रूम अवेलेबल होता है और वो रूम्स सिर्फ लड़कियों के लिए है। एम्बर उस पोस्टर वाली जगह पर रूम देखने चली जाती है। यहाँ हमको पता चलता है कि ये वही बोर्डिंग हाउस है जिसमें वो लड़की मरी थी। एम्बर यहाँ के मालिक रेड से मिलकर रूम की बात करती है, जिस पर वो इससे 1 महीने का एडवांस ले लेता है। एम्बर को ये घर बहुत ज्यादा सुनसान लगता है, जिस पर यहाँ का मालिक रेड उसको बताता है कि यहाँ उसके अलावा बस एक लड़की और रहती है जिसका नाम फ्रेजा है। अब रात को सोते वक्त एम्बर अपनी मॉम की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। दरअसल एम्बर की मॉम काफी बीमार थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई, लेकिन फिर भी वो हर रात को उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है। इसी बीच एम्बर का ध्यान अपने फ्लोर पर बनी छोटी सी खिड़की पर जाता है। उसमें से फ्रेजा के रोने की आवाज आ रही थी। रात को सोते वक्त एम्बर को अपनी मॉम के सपने आते हैं जहाँ पर वो उसके साथ अस्पताल में होती है। उसकी मॉम उसकी तारीफ करते हुए उसे अपने पास थोड़ी देर और रुकने को कहती है। अगले दिन वो इस जगह रहने वाली दूसरी लड़की फ्रेजा से मिलती है जो काफी घबराई हुई थी। वो एम्बर को बताती है कि इस जगह का मालिक रेड बुरा आदमी है, उस पर भरोसा मत करना। लेकिन एम्बर को फ्रेजा की बात कुछ ज्यादा समझ नहीं आती, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके अपने काम पर चली जाती है। काम पर अभी कुछ दिन पहले उसकी एक दोस्त बनी है जिसने उसको ये कहा है कि वो उसकी अमेरिका में रहने वाली आईडी बनवा देगी, लेकिन उसके $3000 लगेंगे। जिस पर एम्बर उससे कहती है कि कल तो तुमने 1000 बोला था, अब इतने ज्यादा क्यों? जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि अब इतने ही लगेंगे। पर एम्बर के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन उसको आईडी की बहुत जरूरत है क्योंकि बिना आईडी के उसकी कहीं भी जॉब नहीं लग सकती और ना ही उसे कोई रहने को सही घर देगा। इसी बीच एम्बर अपने एक अंकल के पास जाती है जो यहीं पर रहते हैं। वो एम्बर से कहते हैं कि अगर उसको अभी तक कोई अच्छा काम नहीं मिला है तो वो उसकी एक अच्छी जॉब लगवा देंगे, बस वो अपनी आईडी लेकर वहाँ चली जाए। असल में एम्बर के अंकल को भी ये पता नहीं था कि उसके पास कोई आईडी नहीं है और वो इलीगल तरीके से यहाँ काम करने आई है। जिसके बाद एम्बर वापस अपने बोर्डिंग हाउस में चली जाती है जहाँ उसको बेसमेंट से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। एम्बर जाकर देखती है तो बेसमेंट पर ताला और किसी के पंजों के निशान लगे होते हैं। उसी वक्त रेड यहाँ आ जाता है और एम्बर को कहता है कि बेसमेंट प्राइवेट जगह है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकती। एम्बर को यहाँ पर स्टडी रूम भी दिखाई देता है। रेड उसको भी प्राइवेट बताता है और एम्बर को उसमें जाने से भी मना कर देता है। एम्बर रेड से कहती है कि अब वो यहाँ रुकना नहीं चाहती, इसलिए उसे अपने रेंट के पैसे वापस चाहिए। वो चाहे तो उसके अब तक यहाँ रुकने के पैसे काट सकता है। जिस पर रेड कहता है कि उसके पैसे तो खर्च हो गए, उसके पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए अब मजबूरन एम्बर को यहीं पर रुकना पड़ेगा। अब एम्बर को रात में सोते वक्त फ्रेजा के रूम से रोने की आवाज आती है। वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। एम्बर वापस अपने रूम में जाने लगती है, पर हम फ्रेजा के रूम में किसी स्पिरिट को खड़ा हुआ देख पाते हैं जो एम्बर को घूर रही है। उसी रात उसको फिर से अपनी मॉम का सपना आता है, लेकिन इस बार उसको सपने में एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें से एक हाथ निकलकर बाहर आता है। उसी वक्त एम्बर की नींद खुल जाती है। अगले दिन एम्बर अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस मांगती है, लेकिन वो पैसे देने के लिए साफ मना कर देता है। अब उधर ही काम करते वक्त एम्बर की गर्दन पर एक अजीब सा हाथ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही एम्बर देखती है वो हाथ गायब हो जाता है। जिसके बाद अब हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपनी दोस्त के साथ एक बार में बैठकर पीने लगती है।
एम्बर अपने दोस्त को वो सारे पैसे दे देती है जो उसके पास हैं और उससे कहती है कि अब वो जल्दी से उसकी आईडी बनवा दे। उधर घर जाते वक्त भी हम एम्बर के पीछे किसी स्पिरिट को देख पाते हैं, जबकि बोर्डिंग हाउस में भी आज एम्बर को एक अजीब सा आदमी बेसमेंट के पास खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो आदमी कोई मंत्र पढ़ता हुआ अपना सर बेसमेंट के दरवाजे पे मार रहा है। एम्बर उसको इग्नोर करते हुए अपने रूम में आ जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो आदमी एम्बर के डोर पर बहुत तेज नॉक करता है और एक निशान बनाकर वहां से चला जाता है। ये निशान यहाँ के सभी रूम पर बना हुआ है। रात को एम्बर यहाँ रहने आई 2 लड़कियों से मिलती है। वो देखने में काफी अच्छी लगती है। तभी रेड वहाँ पर आकर उनको वापस उनके रूम में भेज देता है। एम्बर रेड से कहती है कि तुमने तो कहा था कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही रह सकती हैं, लेकिन मैंने अभी एक आदमी को यहाँ पर देखा, जिस पर रेड बताता है कि वो आदमी उसका बीमार भाई बेकर है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो तुमको परेशान नहीं करेगा। उसी रात एम्बर को स्टडी रूम से किसी की आवाज आती है, जिसको सुनते ही वो उस रूम में जाती है। ये वही रूम होता है जिसमें रेड ने उसको आने से मना किया था। इस रूम में एक ओल्ड टेप रिकॉर्डर चल रहा है। टेप रिकॉर्डर में किसी तरह के मंत्र बोले जा रहे थे। वहीं पर एम्बर को रूम में काफी सारी पुरानी चीजें रखी हुई मिलती हैं। यहाँ पर एक कपल की फोटो भी होती है, जिसमें आदमी का चेहरा बिगड़ा हुआ था। इसे यहाँ उस कपल की एक और फोटो मिलती है, जिसमें वो दोनों उस बॉक्स के साथ हैं, जो मैं कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। और ये वही बॉक्स होता है जो एम्बर को उसके सपनों में दिख रहा है। उस आदमी को ध्यान से देखकर पता चलता है कि वो डॉक्टर आर्थर है, जिन्होंने कहानी की शुरुआत में उस बॉक्स को ढूंढा था। एम्बर से उनकी एक तस्वीर टूट जाती है, इसीलिए फौरन उसको वहाँ से भागना पड़ता है। एम्बर तो अपने रूम में चली जाती है, लेकिन इस बार भी एम्बर को एक औरत की स्पिरिट घूर रही होती है, जो उसको नहीं दिखती। अगले दिन एम्बर को पता चलता है कि उसकी दोस्त, जिससे उसने आईडी बनवाने को अपने सारे पैसे दिए थे, उसने यहाँ से काम छोड़ दिया है। एम्बर उसको बार बार फोन लगाती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती। असल में वो एम्बर के पैसे लेकर यहाँ से गायब हो गई है। एम्बर बार बार उसको फोन लगाती है, लेकिन वो उसका फोन नहीं उठाती। अब निराश एम्बर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ पर आकर वो नहाने लगती है, जहाँ उसको फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसी पल उसको फ्रेजा की एक झलक दिखती है। वो फौरन रेड से जाकर पूछती है कि फ्रेजा कहाँ पर है, जिस पर वो बताता है कि वो तो 3 दिन पहले यहाँ से जा चुकी है। एम्बर को ये बात हजम नहीं होती, क्योंकि उसने अभी अभी फ्रेजा को देखा और उसने कल भी उसके रोने की आवाज सुनी थी। अब इसको इस जगह में कुछ गड़बड़ लगने लगती है। रात को सोते वक्त एम्बर के रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और एक लड़की उसके रूम में भागते हुए आती है और कहती है कि मुझको बचा लो। तभी वो लड़की गायब हो जाती है और एक ही झटके में फिर से एम्बर को दिखने लगती है। एम्बर समझ जाती है कि ये कोई स्पिरिट है। उसी वक्त उस लड़की के स्पिरिट को पकड़ने के लिए मैरी नाम की लड़की की स्पिरिट आती है और एम्बर अपने रूम में इन दोनों स्पिरिट के हाथापाई को देख रही होती है। मैरी उस स्पिरिट को नीचे बेसमेंट के दरवाजे के आगे फेंक देती है, जिस पर वो स्पिरिट उससे बार बार कहती है कि प्लीज मुझको छोड़ दो मैरी। और तभी बेसमेंट में से एक बड़ा सा हाथ उस स्पिरिट को अंदर खींच लेता है। अब इस चीज को देखकर एम्बर के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन अपना सामान बांधकर यहाँ से निकलने का सोचती है। वो अपने अंकल को कॉल करके सब बता देती है कि उसके पास कोई आईडी नहीं है और वो यहाँ पर बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, जिस पर उसके अंकल कहते हैं कि अभी तो वो शहर से बाहर हैं, लेकिन वापस आते ही वो उससे मिलेंगे। जिसके बाद एम्बर रेड के पास जाकर अपने रेंट के पैसे वापस मांगती है, पर रेड की जगह उसका भाई बेकर वहाँ पर होता है, जो उसको ये कहकर भगा देता है कि रेड यहाँ पर नहीं है। एम्बर रात के समय ही इस बोर्डिंग हाउस से निकल जाती है। बिना आईडी के कोई भी उसको रहने के लिए रूम नहीं देता और उसके पास कुछ खाने के पैसे भी नहीं होते। एम्बर एक कैफे में बैठकर रेड को कॉल करती है। थोड़ी देर के अंदर ही वो एम्बर के पास आ जाता है। वो रेड से अपने रेंट के पैसे वापस मांगती है, जो उसने उसको एडवांस दिए थे, जिस पर रेड उसको कहता है कि वो उन पैसों को तो घर पर ही भूल आया है। जिसके साथ वो ये भी कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको पैसे वहीं दे दूंगा, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ नहीं आ सकता। मजबूरन एम्बर को रेड के साथ वापस बोर्डिंग हाउस में जाना पड़ता है। वहां पहुंचकर रेड उससे कहता है कि उसने पैसे एम्बर के रूम में ही रख दिए हैं, वो उनको लेकर यहाँ से जा सकती है। लेकिन एम्बर को रूम के अंदर कहीं भी कोई पैसे नहीं मिलते। इतने में ही वहां पर रेड आ जाता है, जिसके हाथ में वाइन की बोतल होती है। रेड एम्बर से कहता है कि उसने वापस मुझको कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये बात उसके भाई बेकर को पता चल चुकी है। रेड एम्बर को अपने फादर के बारे में बताने लगता है कि वो एक बहुत बड़े खोजी थे और उन्हें पुरानी चीजें ढूंढने का शौक था। वो बहुत टाइम से एक स्टोन बॉक्स को ढूंढ रहे थे। जब वो बॉक्स उनको मिला तो वो उसके साथ अपना पूरा टाइम बिताने लगे, जिसके कुछ ही दिन बाद ही उन्होंने मेरी माँ मैरी को मार दिया। यहाँ पर हमको पता चलता
चलता है कि रेड उसी डॉक्टर आर्थर का बेटा है जिन्होंने कहानी की शुरुआत में उस बॉक्स को ढूंढा था। अब आर्थर जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाने लगता है, लेकिन वो उसको नहीं पीती। तभी बेकर यहाँ पर आ जाता है और रेड से कहता है कि ये काम ऐसे नहीं होता। वो एम्बर के मुंह में जबरदस्ती वाइन डाल देता है और कुछ मंत्र पढ़कर वहां से चला जाता है। इन दोनों के जाते ही एम्बर के रूम में वही दो लड़कियां आती हैं जो एम्बर के अलावा इस घर में रह रही थी। रेड और बेकर उनके साथ भी कुछ कर रहे थे। एम्बर अपने डोर को लॉक कर देती है, जिस पर वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि शायद ये हम सबको मारने वाले हैं। उनमें से एक लड़की बताती है कि इस घर में दिक्कत है, जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मुझे अपने मरे हुए बेटे के सपने आ रहे हैं, जिसमें एक बॉक्स भी होता है। जिस पर एम्बर और वो दूसरी लड़की बताती है कि उन दोनों को भी कुछ ऐसे ही सपने आ रहे हैं। जिसके थोड़ी देर बाद इन्हें बहुत सारी लड़कियों की रोने की आवाज आने लगती है, जिस पर वो लड़की बताती है कि ये आवाज रोज बेसमेंट से आती है, शायद वो सब मर चुकी हैं। तभी एम्बर को बहुत सारी लड़कियां अपने रूम में खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जिसमें फ्रेजा और वो लड़की भी होती है जिसे कहानी की शुरुआत में वो बॉक्स दिखाई दिया था और फिर वो मर गई। एम्बर समझ जाती है कि ये सब मर चुकी है। इतने में ही रेड और बेकर वहां पर आ जाते हैं और उन दो लड़कियों को अपने साथ उठाकर नीचे ले जाते हैं। इसी बीच एम्बर के अंकल एम्बर को लेने यहाँ आ जाते हैं। रेड उनसे कहता है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ पर नहीं रहती, पर एम्बर अपने अंकल की आवाज पहचान लेती है और खिड़की से उनको आवाज लगाने लगती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि इन लोगों ने उसको पकड़ रखा है। वो रेड को धक्का देकर एम्बर के रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन बीच में बेकर उनको पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरीके से उनको मार डालता है। जिसके बाद बेकर रेड से एम्बर को बेसमेंट में लाने को कहता है। एम्बर रेड से उसको छोड़ने को कहती है, जिस पर रेड उसको बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसका भाई बीमार है और ये सब करने से वो ठीक हो जाता है। ये सब सबसे पहले उसके डैड आर्थर ने शुरू किया था, जिसके चलते उन्होंने मेरी माँ मैरी को भी मार दिया। और जब हमें पता चला कि उन्होंने लड़कियों के साथ और हमारी माँ के साथ क्या किया है, तो हम दोनों ने मिलकर अपने डैड को ही मार दिया। लेकिन डैड के मरने के बाद मेरा भाई बेकर उस बॉक्स के साथ वक्त बिताने लगा और उसने भी लड़कियों के साथ वो सब शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करने से वो ठीक हो रहा है। दरअसल ये दोनों भाई उस बॉक्स को इन लड़कियों की बलि चढ़ा रहे थे। उसी बीच बेकर एम्बर को लेने आता है। वो उसके सर पर सफेद रंग और माथे पर खून लगाकर उसको बेसमेंट में ले जाता है। तभी हम बेकर के हाथ को देख पाते हैं, जिसकी चोट धीरे धीरे अपने आप ठीक हो रही है। ये लोग जिस भी चीज की पूजा कर रहे हैं वो उनको ठीक कर रही है। एम्बर बेसमेंट में जाते हुए उन सारे स्पिरिट्स को देख पाती है जिनको अभी तक इस बोर्डिंग हाउस में मारा गया है। उस बेसमेंट के अंदर काफी सारी कैंडल्स चल रही होती है और वहाँ पर एक बलि चढ़ाने की जगह बनी होती है, जिसके ऊपर एक बिना सर की लाश को देख एम्बर काफी ज्यादा डर जाती है। बेसमेंट के अंदर हम उस बॉक्स को देख पाते हैं जो इन सबको सपने में आता है और उसी बॉक्स की बेकर पूजा भी करता है। बेकर एम्बर को उस बलि चढ़ाने वाली जगह पर बांधकर बेसमेंट से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी उसके अंकल जो मर चुके हैं उसको बचाने वहां पर आ जाते हैं। वो उसके हाथ और पैर खोल देते हैं और उसको एक अंधेरे से भरे रूम में ले जाते हैं, जिधर से एम्बर सीधा अपनी मॉम के अस्पताल वाले रूम में पहुंच जाती है। पर असल में ये बस एक सपना है। एम्बर तो अभी भी बेसमेंट में ही है। तभी उस बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसके पैर उसके हाथ होते हैं। उसका एक मुंह ऊपर और एक मुंह नीचे होता है। वो धीरे धीरे एम्बर की तरफ बढ़ने लगता है। उधर सपने में एम्बर की मॉम उसे अपने पास जबरदस्ती रोकने की कोशिश करती है और उसका गला दबा देती है। एम्बर समझ जाती है कि ये कोई सपना नहीं है और ना ही वो उसकी मॉम है, इसीलिए वो एक पिलो से अपनी मॉम को दबाकर मार देती है और अपने सपने को तोड़कर बाहर निकलती है। ये देखकर वो क्रिएचर वापस उसी बॉक्स में चला जाता है। एम्बर उस बॉक्स के दरवाजे को बंद करके ऊपर रेड और बेकर के रूम में जाती है और एक हथियार से रेड के ऊपर हमला कर देती है, पर बेकर उसका पैर तोड़ देता है। बेकर उस दूसरी लड़की को भी उठाकर नीचे फेंक देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो एम्बर को मारने वाला होता है, लेकिन एम्बर एक कांच के टुकड़े से उसके गले को काट देती है, जिससे बेकर की मौत हो जाती है। और इस बार उसके घाव भी नहीं भरते। एम्बर रेड को भी नहीं छोड़ती, वो उसको बेसमेंट में ले जाकर बांध देती है। जिसके बाद वो क्रिएचर धीरे धीरे उसकी ओर आता है और उसकी गर्दन को खा जाता है। इतने में सुबह भी होने लगती है और हम देखते हैं कि अब एम्बर के सारे जख्म भरने लगे हैं और उसका टूटा हुआ पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया है। एम्बर को अपने अंदर अब एक अजीब सी ताकत महसूस होती है, शायद अब वो भी उस बॉक्स के साथ जुड़ने वाली है। तभी हम रेड के स्पिरिट को भी इसी घर में घूमते हुए देखते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि इस घर में जो भी उस बॉक्स से मरता है उसकी आत्मा यहीं पर कैद होकर रह जाती है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर
खत्म हो जाती है। वेल, नो वन गेट्स आउट अलाइव एक मैक्सिकन मूवी थी जो हॉरर थ्रिलर जॉनर को परफेक्टली शो करती है। इस मूवी के अंदर हम एम्बर के डेस्परेशन को देखते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां से निकलना नामुमकिन है। हम उम्मीद करते हैं कि एम्बर की अनसेटलिंग कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।